कि मेंस के मार्क्स पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गैप दिखता है उनके प्रिपरेशन में वो मेंस में ही दिखता है। एंड द रीज़न इज मेंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एक्सप्रेशन. You know, clarity of expression come with three things. First of all, you need to get order of arguments correct. Secondly, example should be good. And third, the data and figures should support your points. Interdisciplinary approach is very important in mains examination. Mains preparation is not all about collecting information. Rather, it should be more analytical and opinion based. Mains is all about two things: clarity of concept and clarity of expression. में भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर दैट ऑल द फैकल्टीज आर सीनियर एंड मैच्योर्ड एनफ। ने अपना जीवन का एक समय एक सब्जेक्ट में बिताया हो, देन ओनली ही और शी कैन हेल्प यू टू गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Hello everyone, my name is Suyesh Kumar and I have secured All India rank 468 in UPSC Civil Services Exam 2024. This was my first attempt and my optional is PSIR. So starting from my background, I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. I have done most of my schooling from Guru Hara Academy, Kanpur itself. And though I have also visited other cities because my father is in LIC, so he periodically got transferred also. So I have visited other cities also. But mostly I am from Kanpur and I have done both my 10th and 12th from Kanpur itself. Suppose that I went into IIT BHU and I did my chemical engineering which I completed in 2023 and then I started preparing for UPSC Civil Services. And now coming to the strategy, अगर मैं बात करूँ तो freshers के लिए basically ये important हो सकता है because freshers हैं, अब दो टाइप के freshers भी हो सकते हैं, एक जिसका background है, एक जिसका background नहीं है. So I come from a technical background, तो मेरा कोई ऐसा social sciences में background नहीं है, 10 से science ही पढ़ी है. So we have to shift, like हमारा almost diametrically opposite domain है because UPSC is all about social domain. तो हमें shift करना होता है, तो वो कैसे मैंने shift किया और कैसे आप भी कर सकते हैं मेरी strategy को adjust करके अपने nature के हिसाब से, तो वो मैं आपको बताऊंगा. तो basically आपको अगर UPSC देना ही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल पुश नहीं होना चाहिए जो आजकल रील कल्चर से हो रहा है और वो सब हो रहा है. तो इंटरनल पुश या तो सोशलाइजेशन से आ सकता है या फिर जेन्युइनली किसी का इंटरेस्ट होता है पब्लिक डोमेन में वर्क करने का. तो ये दोनों केसेस हैं अगर आपके, तो बेसिकली आपका मोटिवेशन वाला एंगल सॉर्टेड रहेगा. अब क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक मोटिवेशन जो डाउन अप होता है उसका क्या करें, तो दैट आई विल से इन द कमिंग फ्यू मिनट्स. सो बेसिकली पहले तो इंटरनल ड्राइव होनी चाहिए. मेरे केस में थोड़ा सा सोशलाइजेशन भी था एंड ऑल्सो मेरे को पब्लिक डोमेन में वर्क भी करना था. बट फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल ये सब इंटरेस्टिंग लगने लगा था स्कूल लाइफ में. सो आई वेंट फॉर IIT, वरना डायरेक्टली भी मैं इधर आ सकता था, बट उधर इंटरेस्ट थोड़ा सा इंक्लिनेशन टिल्ट हो गया. बट ग्रेजुअली कॉलेज में सीनियर से इंटरेक्शन हुआ और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मेरे ही कॉलेज के या फिर अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के, तो उनसे फिर ये लगा कि नहीं, UPSC शुड बी माई सोल फोकस. तो यही मैंने किया भी. मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था एंड प्लेसमेंट्स में ना बैठने का मेन रीज़न यही था बिकॉज इफ़ आई वुड हैव सेट फॉर द प्लेसमेंट्स तो प्लेसमेंट लगती एंड देन फिर 2 या 3 साल वर्क एक्स होता, बट फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है एंड फिर UPSC करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि आप बहुत सारे कॉमन स्टोरीज में देख भी सकते हैं कि यूजुअली जॉब से रिजाइन ही करना पड़ता है UPSC के लिए बिकॉज आप साइड बिजनेस की तरह इसको डील नहीं कर सकते हैं. तो पहले तो आपका इंटरनल ड्राइव होनी चाहिए कि मेरे को इसी डोमेन में जाना है. वो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि भाई UPSC इज द सोल फोकस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं फिर UPSC भी कर रहा हूँ. वो भी लोग करते हैं नो डाउट, बट मैं मेजॉरिटी केस को कैटर कर रहा हूँ. आपको कुछ एक्सेप्शंस को देख के स्ट्रैटेजी अपनी नहीं डिसाइड करनी है क्योंकि एक्सेप्शंस हर एक केस में होंगे. तो आपको मेजॉरिटी को देखना है कि अगर पोटेंशियल है, इंक्लिनेशन है और इंटरेस्ट है तो सोल फोकस रखिए UPSC और उसी की तरफ डाइवर्ट होइए. अब पॉइंट आता है कि पढ़ें कैसे या कब से स्टार्ट करें. तो मैंने अपना ऑप्शनल की स्टडी लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी. मेरा ऑप्शनल PSIR है बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत ही स्मार्ट बेसिकली कॉमन सेंस भी है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ऑप्शनल उतना बेटर होगा बिकॉज ऑप्शनल हैज अ लॉट ऑफ वेटेज एंड ऑल्सो वेरी वास्ट सिलेबस, कोई भी ऑप्शनल हो. तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया था ऑप्शनल. बाकी GS कोर्स मैंने जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो मई 2023 से व्हेन आई ग्रेजुएटेड वहाँ से स्टार्ट की है. तो वो 1 साल की प्रिपरेशन थी. बट ऑप्शनल अगर किसी का बैकग्राउंड है, सपोज my friend is there, she has also done her MA in political science and she has also got a rank in this attempt.
तो उनका बैकग्राउंड है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कॉलेज से स्टार्ट करें, क्योंकि वो कॉलेज में वही चीज़ पढ़ रहे हैं। बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड के फ्रेशर्स हैं लाइक मी और जो बाकी भी जो भी ऑडियंस है, तो उनको ये सोचना है कि अगर आपको नहीं जाना है कुछ पर्टिकुलर साइड तो यूपीएससी आप स्टार्ट करिए और उसको सेकेंड थॉट्स मत रखिए। PSIR मैंने स्टार्ट किया, पढ़ने लगा, आप भी जो भी आपको ऑप्शनल हो वो देखो। अब ऑप्शनल डिसाइड करने के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि अगर मैं कहूँ तो स्कोरिंग ऑब्वियसली एक तो फर्स्ट पैरामीटर है ही है, दूसरा रिसोर्स अवेलेबिलिटी, किसके कितने ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल हैं और किसके कितने अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, ईजिली एक्सेसिबल हो, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड ऑल्सो आई हैव डन होल माई प्रिपरेशन इन ऑनलाइन मोड ओनली, कानपुर से ही, तो उसका भी इशू कोई ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा, ORN ही आना पड़ेगा, तो ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है कि एकदम ORN से ही होगा। मैंने किया और बहुत सारे लोगों ने किया है कि ऑनलाइन घर से ही किया उन्होंने और घर से ही क्वालिफाई भी किया है, इसी साल नहीं हर साल करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के बाद बहुत बेटर हो गया है। तो आपके पास लाइव रिकॉर्डिंग्स और इंटरेक्शन, मेंटरशिप सारे प्रोग्राम है, आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस डाउट में मत रहना कि मैं ऑनलाइन में हूँ तो कुछ मैं लूज कर रहा हूँ और ऑफलाइन ORN वाले गेन कर रहे हैं, वो खास कुछ ऐसा है नहीं। दोनों के प्रोज कॉन्स हैं। ORN में जो रहेगा उसको थोड़ा सा पीयर ग्रुप मिलेगा, टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन हो पाएगा, तो दैट इज देयर। बट ऑनलाइन में आप हो तो आपको हेल्दी फूड, फैमिली सपोर्ट, ये सब चीज़ें मिलेंगी और बोथ आर एसेंशियल। तो ये चीज़ तो सॉर्ट हो गई। अब आते हैं बेसिकली स्ट्रैटेजी में कि मैंने किया क्या लिमिटेड टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी बिल्कुल वास्ट रिसोर्सेज हैं, ओशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है। आप अगर ORN आके कभी देखोगे तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो पहले तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि मुझे यही चीज़ पढ़नी है। मीन्स आपको हर आए दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, कोई ChatGPT से कुछ मटेरियल बनाएगा, कोई किसी सॉफ्टवेयर से बनाएगा, कोई किसी ऐप से बनाएगा, कोई कह देगा मैंने PYQs एनालाइज किए और फिर मैंने ये चीज़ उससे थीम एक्सट्रैक्ट किया और मैंने ये देखो PDF बना दी है। वो सब चीज़ें ठीक है, वो जो कर रहा है वो करने दो, पर आपको जिसके पास लिमिटेड टाइम है उसको ये सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। आपको कुछ स्टैटिक बुक्स करनी है, जो कि ऑब्वियसली सभी को पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, P2P है और सो एंड सो, और मेजरली जैसे ज्योग्राफी के लिए NCERT है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो आई वोंट गो इनटू मच डिटेल। बट आपको सेपरेट करना होगा, जिसके पास टाइम है, जो सपोज जो फ्रेशर ही है, बट वो फ्रेशर अगर BA का है या किसी सोशल डोमेन से वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके पास थोड़ा सा आपको एज है, तो उस एज को भी आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। लाइक मैंने रिकॉग्नाइज किया कि कोई BA का कोई सेंट स्टीफेंस का टॉपर है, कोई DU से कर रहा है, कोई BHU से कर रहा है, तो उसके पास मेरे से थोड़ा एज होगा, बिकॉज उनके एग्जाम है, उनके पास आंसर राइटिंग की हैबिट है, उन्होंने यही चीज पढ़ी हुई है। मोस्टली लोग फिर जो पढ़ते हैं, जिससे BA करते हैं, कोई भी सोशल वाला ग्रेजुएशन, तो वो वही ऑप्शनल एक्सटेंड कर देते हैं अपना, तो उनके पास एज है। तो ये भी आपको एज रिकॉग्नाइज करना है उन फ्रेशर से, कि आपके पास कोई ऐसा एज नहीं होगा कि आपका ऑप्शनल मैच करे, आपकी आंसर राइटिंग मैच करे, ये सब कुछ नहीं होगा। आप अगर IIT से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं उसका एग्जांपल दे पाऊंगा कि हमें कोई ऐसी आंसर राइटिंग नहीं करनी होती है। बहुत नॉर्मल लेवल में मैथ्स, लॉजिक, इंट्यूशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा होती है, जो कि ऐसा यूपीएससी में बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये पैरामीटर्स हैं एंड आई कांट हेल्प देम, जो है वो यही है मेरे पास। तो अब आपको ऐसे ही डील करना होगा। तो मैंने भी अपने सोर्सेज सेपरेट किए, लिमिटेड रखे। मुझे अब सपोज कोई मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनसे कम नॉलेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम पढ़ा हुआ है वो चीज। तो जिसने ज्यादा टाइम पढ़ी हुई है उसको ज्यादा नॉलेज होगी। तो उसमें भी आपको नहीं सोचना है कि यार सपोज थर्ड अटेम्प्ट का आपके साथ बैठे हुए हैं या कोई फोर्थ अटेम्प्ट के बैठ रहे हैं तो आप ऑलरेडी पीछे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर डायरेक्टेड स्टडी आपने भी की है तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा जैसे उनको मिलेगा, बस उनके पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो सकती है। और वो नॉलेज कब काम आएगी वो अभी मैं बताता हूं। तो पहले तो ऑप्शनल जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्निकल एंड बोथ, जो भी आप ग्रेजुएशन वाले हैं दोनों के लिए, फ्रेशर्स के लिए है, वो स्टार्ट करिए। देन आप मेन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई करिए। बेसिकली सेग्रीगेटेड पढ़ाई तो कुछ होती ही नहीं है, बट आपको मेंस दैट इज एनालिसिस में बहुत फोकस करना है। अगर आप GS1 को कंसिडर करें तो सोसाइटी के जो क्वेश्चंस थे 2024 में, वो ऐसे नहीं थे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए बस उस कॉन्सेप्ट को लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एप्लीकेशन है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज नहीं किया है, इंटरनलाइज नहीं किया है, तो उसको आप पुट नहीं कर पाओगे मेंस में। एंड मेंस में लक फैक्टर बहुत कम है। अगर आपके पास मेहनत आपने की है, अगर प्रॉपरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की है और स्ट्रैटेजी फॉलो की है एग्जाम के नेचर और डिमांड के हिसाब से, तो मेंस विल रिवॉर्ड यू डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है।
जो थोड़ा सा मेंस का लक फैक्टर आएगा वो आता है, सपोज किसी का बैकग्राउंड है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मेरा PSIR ऑप्शनल है एंड दिस ईयर अ क्वेश्चन वाज एंटी अराक मूवमेंट, तो वो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था और मैंने कोचिंग की, टेस्ट सीरीज लगाई, बट वो क्वेश्चन का मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, तो वो मुझे नहीं आता था, बट मेरी एक फ्रेंड है उनको ये चीज आती थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड हेल्प करेगा, बट वो इतना भी खास मैटर नहीं करेगा। तो लक फैक्टर हल्का रहेगा, हर स्टेज में रहेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बट उसको आप इतना ज्यादा नहीं अकाउंट कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो देयर इज अ सेइंग इन PSIR, पॉलिटिकल साइंस वाले जानेंगे, दैट लक फेवर्स द ब्रेव। तो सभी बच्चों को ब्रेव बनना है अगर क्वालिफाई करना है UPSC तो, और ऑलरेडी सब जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं वो हैं, जो नहीं भी कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से वो भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है इस एग्जाम में। तो अब अगर मैं रहूं कि मई से जून से क्या किया, तो बेसिकली मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की, बिकॉज कॉलेज में भी हम लोग की ये हैबिट बन गई थी कि इतना प्रोफेसर या टीचर से नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। तो मेरा सेल्फ स्टडी का था। आपका अगर किसी का ये है कि मुझे टीचर से पढ़ना है, मुझे टीचर के नोट्स बनाने हैं, तो उसमें ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अपने नोट्स अगर आप जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स के बना लोगे उतना बेटर है। बट सपोज टाइम कम है, जैसे मेरे पास टाइम कम था तो मैंने पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाए, मुझे लक्ष्मीकांत ही पढ़नी थी, जो कि यूजुअली लोग नहीं बनाते, बट कुछ लोग बनाते भी हैं कि टीचर्स के नोट्स जो लेक्चर्स अटेंड करने हैं उनसे शॉर्ट नोट्स बना लिए, या फिर कुछ चीजें उनको याद नहीं हो रही हैं, सपोज पार्लियामेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो सिर्फ उनको उनके नोट्स बना लिए, वो शॉर्ट नोट्स, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी द स्ट्रैटेजी नहीं, जो मैं बता रहा हूं या कोई और रैंकर बता रहा है या कोई और, तो ऐसा नहीं कि वो ही द वे है। आपको अपना वे बनाना है, आपके अपने नेचर के साथ, आपकी रिटेंशन पावर क्या है, आपकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या है, ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो मैंने यही किया कि फिर लिमिटेड सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए, बाकी जो स्टैटिक बुक्स थी वो स्टैटिक बुक्स ही पढ़ी, क्योंकि बुक्स विल अल्टीमेटली बी द मोस्ट बेनिफिशियल, जो कि आपको रिजल्ट भी देगी। और 24 के प्रीलिम्स में था भी कि ज्योग्राफी की NCERT जिसने अच्छे से पढ़ी होगी इन कंपैरिजन टू किसी भी कोचिंग के नोट्स, तो उसको ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, बिकॉज NCERT से क्वेश्चन थे। तो पहले तो आपको यहीं पे सेग्रीगेट कर देना है, जिसके पास 1 साल है या 1.5 साल है मैक्स टू मैक्स और बैकग्राउंड नहीं है, या बैकग्राउंड है भी तो भी, कि भाई एक पर्टिकुलर रिसोर्स फॉलो करना है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा नोट मेकिंग नहीं करनी है। कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास हर एक चीज का नोट्स होना चाहिए, डेफिनेटली वो भी बात सही है, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, तो उस टाइम कंस्ट्रेंट को देख के आपको नोट्स बनाने हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट मैं खुद समझ रहा हूं कि नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो 3 घंटे नोट्स बना दिए, लगता है 3 घंटे बहुत पढ़ाई कर ली, तो ऐसा होता नहीं है। जो आप पढ़ेंगे, जो आप याद करेंगे, वो बेटर होगा इन कंपैरिजन टू जो 3 घंटे में आप नोट्स बनाएंगे। तो वो थोड़ा सा, और वो कॉस्ट बेनिफिट भी आपको देखना होगा कि मैं 3 घंटे में सपोज 10 पेजेस के नोट्स बना रहा हूं, पर आप पढ़ रहे होंगे तो 3 घंटे में आप 30 पेजेस पढ़ लेंगे, अगर ठीक ठाक रिटेंशन पावर है तो ये चीजें भी आपको माइंड करनी होगी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास बिल्कुल भी। तो GS1, GS2, GS3 ये तो हो जाता है बेसिकली, मतलब इनका वो है। अब GS4 इज टोटली सेपरेट, उसके लिए एक अलग ही है आपको मेंस में, या तो अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो वहां पे फॉलो करिए, या फिर कुछ लेक्सिकन की बुक हो गई, या फिर अगर आप कोई बैकग्राउंड है आपका तो वो कर लीजिए। गूगल तो है ही, आप चैट GPT करिए, AI का यूज करिए, कुछ भी करना हो करिए, बस सिलेबस के पॉइंट्स को कंसिडर करके और PYQs मैपिंग करके आपको पढ़ना है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं आप, सो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा रहे हैं आप, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। एक कोई स्टैटिक बुक ले लो, उसके बाद आप थोड़ा सा मैपिंग करो PYQ की, कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, UPSC इस साइड इंक्लाइन है, तो आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके पास अब नेट अवेलेबिलिटी नहीं है उनके लिए अलग केस हो गया कि हाँ उनके पास इशू नहीं, बट मोस्टली सभी के पास हो सकता है नेट अवेलेबल, तो नेट का यूज करिए, एक्सटेंसिवली करिए। मैंने भी ऑनलाइन बहुत यूज किया है, और जितना हो सके अगर आपके पास मीन्स हैं तो डिजिटल भी अगर आप रह सकते हैं तो डिजिटली पढ़िए ऑफलाइन की जगह। मैंने मतलब काफी चीजें डिजिटली पढ़ी हैं, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, इजीली एडिटेबल है। आपको जो भी वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में तो आप इजीली वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू पेज, अगर आपने बॉर्डर लाइन नहीं दी हुई है। तो ये सब चीजें आपको चारों GS के लिए करनी ही पड़ेंगी। ऑप्शनल के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज हमें आंसर भी उसमें अलग वे में लिखने होते हैं, सिलेबस भी एक पूरा सेपरेट होता है, और उसमें थोड़ा सा स्पेशलिस्ट डिमांड होती है। PSIR में थोड़ी सी स्पेशलिस्ट डिमांड है, ऐसा नहीं कि GS में जो हम लोग जेनरिक चीजें पढ़ते हैं वही PSIR में भी आएगा, तो वो भी माइंड करना है कि ऑप्शनल की एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। अब स्ट्रैटेजी उसमें क्या होगी कि दिसंबर या जैन मैक्स जो 1 साल वाले हैं उनको अपना ऑप्शनल को खत्म कर देना है। खत्म इन द सेंस आपके पास नोट्स होने चाहिए दोनों पेपर के, उसमें कुछ बेसिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए थ्रू द टेस्ट, और आपने कुछ मॉक्स दिए हों, क्योंकि ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स मेंस में आपने कोई मॉक ना दिया हो और आप डायरेक्ट चले जाओ, क्योंकि वहां पे इतना टाइम होगा नहीं आपके पास कि
अगर आपका ऑप्शनल आपके हाथों में नहीं है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मैंने ऑप्शनल को अपने अच्छे से किया था जितना मैं कर सकता था, कि आंसर राइटिंग भी कर ली थी, कुछ मॉक्स भी दे दिए थे, नोट्स मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट थे। ऑल्दो पेपर 2 जो है PSIR में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो दैट इज वेरी डायनेमिक। IR का बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो दिसंबर में था वो चीज़ जून में नहीं रहेगी मोस्टली करंट अफेयर्स में, तो वो आपको वहीं पे वैल्यू एडिशन करना होगा अपने नोट्स में, तो वो तो चीज़ नहीं है। बट स्टैटिक पोर्शन जो भी, जैसे पेपर 1 इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, तो वो आपके उसके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो चाहे लॉन्ग नोट्स हो। कुछ लोग होता है कि शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं, तो उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये होता है कि भाई एक दिन पहले कैसे रिवाइज करें शॉर्ट नोट्स, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ऐसा है तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैंने भी कुछ टॉपिक्स के बनाए थे जो कि बहुत लेंदी टॉपिक्स थे, तो थोड़ा सा बस रिसोर्स को कम रखना है आपको, ताकि जब कम रखना है और कम रिसोर्सेज से पढ़ना है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। और ऑप्शनल की बेसिकली बस यही है स्ट्रैटेजी कि जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से उतना बेनिफिट होगा। GS में उतना डिटेल नहीं जानी है आपको। तो अब ये ऊपर ऊपर से काफ़ी कुछ हो गया है। नाउ आई विल गो इनटू द डिटेल सारी चीज़ की। तो प्रीलिम स्टेज में अगर मैं कहूँ तो मैं घर से कर रहा था और ऑनलाइन कर रहा था, तो आई वॉज इनरोल्ड इन अ कोचिंग ऑल्सो। तो मैंने उनके नोट्स को थोड़ा सा फॉलो किया। मैं वाजीराम एंड रवि का स्टूडेंट हूँ, तो उनके नोट्स को मैंने फॉलो किया। बट मोस्टली सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर आप विजन के देखेंगे तो वो भी फ्रीली अवेलेबल हैं, GS स्कोर के अवेलेबल हैं, और भी कई सारी कोचिंग अगर फोरम के आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। बट पॉइंट ये आ जाता है कि सारी कोचिंग ने अपने अपने करंट अफेयर निकाले हुए हैं, सारी कोचिंग ने अपना सब्जेक्ट में वैल्यू एडिशन निकाला हुआ है, तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। लाइक मैंने विजन को फॉलो किया, उनकी करंट अफेयर मैगजीन फॉलो की, तो मैंने वही की। अब पॉइंट आ जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट उतना कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर देखोगे, कोई ऐसी ज्यादा मैगजीन नहीं है मार्केट में अवेलेबल कि वो आपको 80 to 90% हिट रेशियो दे दे। तो वो हिट रेशियो पे नहीं कर जाना है आपको, एक लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करना है। लाइक आई फॉलोड विजन, कई लोग दृष्टि फॉलो कर रहे हैं, कोई अनअकैडमी फॉलो कर रहा है, कोई GS स्कोर फॉलो कर रहा है। वो आपकी चॉइस है, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि इससे मुझे बेनिफिशियल कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये मेरे मॉक्स में जो आप मॉक्स दे रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, वही रिसोर्स फॉलो करिए फॉर द करंट अफेयर्स। पेपर आपको पढ़ना है। अब इसमें भी दो व्यूज आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पेपर नहीं पढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं पेपर पढ़ा है। तो मैंने पेपर पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है 1 साल का पूरा, बिकॉज हिंदू एंड और इंडियन एक्सप्रेस वो थोड़ा सा इररिप्लेसेबल है, क्योंकि कोचिंग्स वाले जो भी कंपाइलेशन बनाते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज कंसल्ट करते हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स मिस कर सकते हैं, चाहे वो विजन ही हो चाहे वो कोई भी हो। तो विजन कुछ मिस करेगा, बट आप अगर हिंदू फॉलो कर रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप मतलब जो उनमें नहीं होगी बट आपने पेपर में डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो वो बेनिफिशियल होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि अब पेपर में टाइम जो लग रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स आ रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको बेसिकली बस पढ़ना है उसको। लाइक आप डे 1 में बैठ रहे हो, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, सपोज टेक्निकल बैकग्राउंड है, MBBS है, आपने कभी सोशल डोमेन में नहीं कुछ भी जानते हो, आप ये भी नहीं जानते हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, कोई बात नहीं, आप बस पेपर को फॉलो करिए। और अगर कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, बारिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कॉम्प्लेक्स थिंग्स के पीछे आपको नहीं भागना है, वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स आपको तब समझ में आएगी जब आप ग्रेजुअली अपना GS का सिलेबस करते जाओगे। लाइक GS 1 में आप करोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ये सब पढ़ोगे, GS 2 में पॉलिटी, IR, गवर्नेंस पढ़ोगे, GS 3 में पढ़ोगे इकोनॉमी एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें जब आपके पास बेस क्रिएट होता जाएगा तो ग्रेजुअली 2-3 महीने में आपको पेपर की ऑलमोस्ट सारी न्यूज समझ में आने लगेगी। तो पेपर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर डे 1 से आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि नहीं मुझे सब कुछ आ जाए और 1 घंटे में पढ़ लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हिंदू बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेपर है जो कि ऐसे सब कोई नहीं समझ सकता है, बट हाँ हम लोग जब GS की अंडरस्टैंडिंग अपनी कर लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स फिर आप मतलब खुद ये देखोगे कि 3-4 महीने बाद जब आपका बेसिक GS सिलेबस हो गया, 3-4 कोर कॉन्सेप्ट हो गए, तो ऐसा कुछ पेपर में आपको लगेगा नहीं कि भाई बहुत कुछ नया आ गया है जो मेरे मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पेपर के पीछे बहुत ज्यादा वरी नहीं करना है, ग्रेजुअली करते जाना है अलॉन्ग विद योर GS जो भी है स्टैटिक पोर्शन। तो अब पॉइंट आ जाता है, दो व्यूज हैं कि कुछ लोग कहते हैं पेपर के नोट्स बनाएं या फिर सिर्फ पेपर पढ़ लें और कंपाइलेशन पढ़ लें, लेकिन फिर उसमें आ जाता है कि पेपर पढ़ रहे हैं पर भूल जाते हैं हम। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी वो थी कि मैं अपने iPad में पेपर पढ़ता था डिजिटल में ही, तो मुझे जो लगता था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है तो उसके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और वो स्क्रीनशॉट्स में रिवाइज कर लेता था। सपोज मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ, मैगजीन में डेफिनेटली होगा, कोई भी मैगजीन ऐसा नहीं होगी कि वो हिंदू को 100% कवर कर रही हो या इंडियन एक्सप्रेस को 100%। तो आपको बस ये मैपिंग करनी होगी थोड़ी सी कि जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं उसके बाद आप उसी मंथ के अपने स्क्रीनशॉट्स रिवाइज कर लीजिए कि यार अच्छा ये चीज नहीं थी, अगर वो सिमिलर होगी तो वो ऑटोमेटिकली आप 2 सेकंड में उससे आप सीधे आपको बफर करना है, आपको देखना है, वो हो जाएगा। अगर नया होगा तो उसको पढ़ लेना है।
बट उसको भी रिवाइज करना है, वरना उसका भी कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी वही चीज करनी है लिमिटेड टाइम में जिसको आप रिवाइज भी कर सको, क्योंकि उस समय टाइम कम है रिवीजन के लिए भी। तो अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स रिवाइज कर रहे हो, फिर मैगजीन रिवाइज कर रहे हो, तो उसको फिर आपको फॉलो करना है, वरना अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप कोई जैसे कुछ टॉपर्स हैं लास्ट ईयर के जो पेपर कटिंग्स करते थे, जो पेपर के नोट्स बनाते थे, अब वो डिपेंड करता है कि जैसे मेरे को डिजिटल ज़्यादा बेटर लगता है तो मैंने डिजिटल ही किया स्क्रीनशॉट के थ्रू। आपको अगर लगता है कि मैं शॉर्ट में नोट्स बना लेता हूँ, बिल्कुल कर लियो। और चैट जीपीटी में भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स एडिटोरियल अगर आ गया तो आप कह सकते हो कि इसकी शॉर्ट समरी दे दो, चैट जीपीटी विल डेफिनेटली गिव यू, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी का जितना यूज करोगे कम टाइम में उतना बेटर होगा। तो पेपर हो गया। अगर मैं कहूं कि सिंप्लीफाई रिसोर्सेज कैसे करने हैं, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, टाइम कम है। तो पहले तो आपको ये अपना जो एक अट्रैक्शन है, क्योंकि सभी बच्चों को अट्रैक्शन होता है, स्टूडेंट्स को, कि यार ये नई चीज आ रही है, इसके लिए वो हो रहा है, तो फोमो होता है बेसिकली। वो फोमो को आपको रिड्यूस करना है कि यार पर्टिकुलर कोचिंग ने ये मटेरियल निकाला है। सपोज बहुत सारी अब आजकल इमर्जिंग कोचिंग है जो कि अपने मटेरियल निकाल रही हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, देखने में क्या जाता है। इस अट्रैक्शन से आपको, इस अट्रैक्शन के पीछे भागना नहीं है। सपोज आपने कोई कोचिंग में इनरोल्ड है, आप उनका स्टैटिक पढ़िए, आप अपनी स्टैटिक बुक्स पढ़िए। पॉलिटी आपको पढ़ना है, वो टीचर से आपने जो भी फैकल्टी है उनसे पढ़ लीजिए, या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है, बाकी आप फैकल्टी से पढ़ लीजिए। आपको जो भी उनसे वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो आप बुक में कर लीजिए, या फिर आपके जो भी नोट्स हैं वो बना लीजिए। बट सिंगल और डबल, मैक्स टू मैक्स, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको फॉलो करिए, और एक स्टैटिक बुक को फॉलो करिए। अगर आप सपोज एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पीवाईक्यू मैपिंग अच्छी हो रही है, मतलब टीचर डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे बिल्कुल पढ़िए। बट फिर एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार कंसल्ट कर लीजिए, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए कि यार कोई चीज मिसिंग है तो मैं वैल्यू एडिशन कर लेता हूं। अब थर्ड थिंग आ जाती है कि मैं नितिन सिंघानिया सर की बुक या फिर और कोई आजकल बहुत सारी बुक्स आ रही हैं तो उनको करूं कि नहीं, तो वो आपके पास टाइम नहीं है करने का। दो ही सोर्सेज होने चाहिए, या फिर टीचर और नोट्स जो कि एक हो गया, या फिर और दूसरा हो गया स्टैटिक जो भी बुक है आपकी। तो यही दो फॉलो करने हैं। अब कौन से फॉलो करने हैं ये डिपेंड करता है। कुछ लोग भाई स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग क्लासेस टू पार्टीशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कुछ स्पेक्ट्रम में होगा, कुछ P2P में होगा, तो ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये आपकी चॉइस है, जो मन वो आप करिए। बट दो ही रखने हैं, एक टीचर और टीचर के नोट्स, और दूसरा एक स्टैटिक बुक। ये इससे आप अगर ये करोगे तो बहुत सिंप्लीफाई रहेगा रिसोर्सेज, और नए रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। बट एक स्टेज आएगी प्रीलिम्स के लिए जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे कि रैंडम क्वेश्चंस को कैसे डील करें। वो हर साल प्रीलिम्स में भी आएगा, वो मॉक में भी आएगा, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए बेसिकली यही करना होगा जो कि मैंने भी किया था, कि जब आपने दो ये रिसोर्सेज फॉलो कर लिए हैं तो आपको पीवाईक्यू मैपिंग जब आप कर रहे हो तो पीवाईक्यू को बहुत डिटेल में करना होगा। लाइक आप ऑप्शनल भी एनालाइज करिए। जैसे अगर मैं कहूं तो 2022 में शायद उन्होंने एक ऑप्शन में दिया हुआ था वॉरियर सुसाइड, और वही नेक्स्ट ईयर पूरा क्वेश्चन ही था एक संगम पीरियड से। तो अगर किसी ने पीवाईक्यू एनालिसिस की होगी तो वो क्वेश्चन उसको मिल गया होगा, तो बेनिफिट होगा। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस हो, या फिर कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से आप जो रैंडमनेस है उसको भी आप अकाउंट कर पाओगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो इतना करो। तो ये तीन चीजें अगर आप कर ले रहे हो तो एक अच्छी स्टैंडिंग आपको मिल सकती है। पर पॉइंट ये है कि अब अच्छी स्टैंडिंग अगर इतना करने के बाद भी नहीं मिल रही तो क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन है रिवीजन। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मैंने जो 4 साल पढ़ाई की है, हम लोग बहुत ज्यादा लॉजिक में और इंट्यूशन में और मैथ में ये सब में डील करते हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपको लॉजिक ज्यादा लगाना है। यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, उसके ऊपर एनालिसिस है। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली भूलोगे। तो ये भी जो डायलेमा रहेगा स्टूडेंट्स का रहता है, मेरा भी था, सभी का रहता है कि यार अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये भूल जा रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो भूल जा रहा हूँ। तो सिर्फ रीजन यही है कि रिवाइज करो भाई। आपने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया, सपोज आपने अब ज्योग्राफी उठाया है, तो ज्योग्राफी के साथ साथ आपको हिस्ट्री को छोड़ नहीं देना है बिल्कुल। अगर आपने छोड़ दिया उसको तो वो बेकार हो जाएगा, उसकी फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम, आप चाहे दिन के 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, बट आपको वो रिवीजन के लिए डेफिनेटली देना है। अब रिवीजन करना कैसे, ये भी हो सकता है, आप या तो डायरेक्ट नोट्स बना लो, जो भी नोट्स आपने बनाए या बुक से पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, या फिर आप टेस्ट दे दो उसके स्पेसिफिक, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के। लाइक मैंने विजन और फोरम फॉलो किया था। तो ये दोनों चीजें आप अगर कर लोगे तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा प्रीवियस सब्जेक्ट का, और एक आपका अभी सब्जेक्ट होता रहेगा। तो 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं दिन में, और ऑप्शनल करना है।
मैं ये सिंगल ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये 3 चीजें आपकी चलेंगी। एटलीस्ट ऑप्शनल को आपको 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, इससे कम में वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो उससे भी होगा, और उसके बाद आपको रिवाइज करना होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ PYQ मैपिंग करनी होगी, तो 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे ऑप्शनल में। एंड अदर देन दैट आपको पेपर पढ़ना है, पेपर के फिर जो भी मैंने बताया वो नोट्स आपको जैसे भी बनाने हैं वैसे बनाइए, उसमें टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। इनिशियली और ज्यादा टाइम लग सकता है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा टाइम, जैसे मैंने बताया है। और 2 GS के सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री करें, मतलब मॉडर्न करें, या फिर ज्योग्राफी करें, इकोनॉमी करें, या कुछ करें। अब इसको भी थोड़ा सिंपल कैसे बना सकते हो कि दोनों हैवी सब्जेक्ट्स मत चूज करो। अगर आप इकोनॉमी चूज कर रहे हो तो इकोनॉमी थोड़ा सा इंट्यूटिव, लॉजिकल और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आप थोड़ा सा हल्का ले लीजिए, लाइक मॉडर्न ले लीजिए। मॉडर्न में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, आपको अगर थोड़ी सी स्टोरी आ गई है उसके बाद आपको बेसिकली फैक्ट्स याद करने कि भाई ऐसा ऐसा ये हुआ था, ये हुआ था, उसमें आपको कोई खास लॉजिक नहीं लगेगा, बट इकोनॉमी में लगेगा। तो अलग अलग नेचर के सब्जेक्ट ले लो, तो थोड़ा सा माइंड भी आपका सेपरेट रहेगा, तो करने में भी आसानी रहेगी। इकोनॉमी के साथ अगर आपने सपोज पॉलिटी ले लिया, ऑल्दो पॉलिटी फैक्चुअली है, बट पॉलिटी में भी बहुत जगह लॉजिक लगता है, तो आपको लॉजिक भी यूज करना होगा। तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। और ये सेपरेशन कोई ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट है कि मैंने अगर ये 2 सब्जेक्ट सेपरेट किए तो आप भी वही करो, नहीं। आपको अपना मेंटल इंक्लिनेशन देखना है कि भाई ये दोनों में मैं कंफर्टेबल हूं, अगर साथ में पढ़ने में तो मैं ये दोनों चूज करूंगा अलॉन्ग विद माय ऑप्शनल एंड पेपर। तो इतनी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी दिसंबर तक, और मैक्स टू मैक्स जनवरी। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब आपको अपना ऑप्शनल थोड़ा सा कम करना होगा, और वो डिपेंड करेगा आपने प्रिपेयर कितना किया है। तो ऑप्शनल को कम करिए, प्रीलिम्स को ज्यादा इंक्रीज करिए। प्रीलिम्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट में और आइए, मतलब मेंस की जो आप एनालिसिस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 200 आप पढ़ रहे हैं, जो भी 25 या 26 के लिए आर्टिकल 200 बहुत न्यूज में, तो प्रीलिम्स के हिसाब से फरवरी से आपको क्या पढ़ना है कि 200 क्या है, 201 क्या है, 199 क्या है, बस ये पढ़ना है। मेंस में अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, क्या केस लॉज हैं, ये सब भी थोड़े आपको ज्यादा याद होने चाहिए। तो वो चीज, वो वाला आपको एलिमेंट थोड़ा कम करना होगा, और फैक्चुअल थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। और ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है जो कि खुद से एस्पायरेंट करता है। इसमें आपको कोई हर टाइम हैंड होल्डिंग इस स्टेप में नहीं कर पाएगा, वो आपको खुद से आएगा कि यार हाँ अब मुझे थोड़ा सा डिक्रीज करना है ये वाला एस्पेक्ट, और इसको इंक्रीज करना है टेस्ट देते हुए। तो अब ये वाली जो डिटेल हो गई है, अब पॉइंट आता है स्टूडेंट्स के मन में कि टाइम कम है तो कुछ शॉर्टकट्स हैं कि नहीं। ऑल्दो शॉर्टकट जैसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आप बहुत सारे कुछ मेजर्स हैं जो कि अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि आप अगर करेंगे तो शायद थोड़ा आपका टाइम रिड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने की जगह अगर कोई लेक्चर अवेलेबल है आपके पास जो कि आपको लग रहा है कि एक क्रेडिबल टीचर का है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी किसी को पढ़नी है, तो अब सपोज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको मैं खुद से पढ़ने की जगह, पॉलिटी तो मैं एक बार खुद से पढ़ भी सकता हूं, बट इकोनॉमी खुद से पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो आप मृणाल सर हो गए, जैसे मैंने मृणाल सर से किया है, और मेरी कोचिंग के 1-2 टीचर हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा है, तो आप उनके लेक्चर्स देख लीजिए। अब लेक्चर्स में भी है कि 1x में नहीं देखना है आपको। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की रिटेंशन पावर कम है, किसी का थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग पावर कम है, तो आप 1x में देखिए। मैंने यूजुअली चीजें 2x में देखी हैं या फिर 1.75 में, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी कोई लाइव क्लास नहीं की, मैंने रिकॉर्डिंग ही की है, तो मैंने कोई लाइव क्लासेस नहीं की, क्योंकि लाइव क्लास अगर 2.5 घंटे की हो रही है तो उसमें टीचर जो होता है वो बेस से एकदम जीरो से पढ़ाएगा, क्योंकि उसको सारे स्टूडेंट्स को उनको कैटर करना है कि वो कौन सा बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो बेस से पढ़ाते हैं। बट अगर किसी को थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है, लाइक मेरे को हिस्ट्री की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं ICSE बोर्ड से हूं, तो हम लोग ने 10 तक हिस्ट्री पढ़ी थी, आप लोग में से बहुत लोग होंगे, तो आपको इतना भी बेस से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि महात्मा गांधी जी कौन थे, ये कौन थे, ऐसे ऐसे, ये आपको आइडिया है। तो लाइव लेक्चर आपको नहीं देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। लाइव उसी का देखिए जिसमें आपको लग रहा है कि जेन्युइनली इट इज टफ टू हैंडल, जेन्युइनली यू हैव नो बैकग्राउंड ऑन दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसमें आप लाइव में जा सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप लाइव में रहिए, आप टीचर से क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन हो सकता है। अदर देन दैट जितना पॉसिबल हो उतना आप रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना यूट्यूब के लेक्चर्स का यूज करिए। कोई करंट अफेयर है, अगर आपको किसी दिन पेपर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसके गिल्ट नहीं फील करनी है कि यार पेपर नहीं। न्यूज एनालिसिस आती है, आप किसी की भी राउज IAS का है, DNA हो गया, और बहुत सारे डेली न्यूज एनालिसिस हर एक कोचिंग डालती है, और हर एक कोचिंग अब अगर हिंदू एनालाइज कर रही है तो सबका 99, 19-20 सब सेम ही होगा। तो ऐसा नहीं है इसमें कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई ऐसा, कोई भी आप एक न्यूज एनालिसिस लीजिए, 1.5x या 2x लगाइए, उससे देख लीजिए, वो आपके दिन का पेपर कवर हो जाएगा। और ये आप कभी भी कर सकते हो। जनवरी के बाद ये चीजें आपको करनी है, खाना खाते टाइम, आपका जब भी ब्रेक है तो यूट्यूब आपको खोल लेना है, क्योंकि टाइम कम है। तो फेब के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि
मैं अपने कुछ पर्टिकुलर टाइम को टोटली वेस्ट कर दूं, क्योंकि वो टाइम रहेगा नहीं आपके पास वेस्ट करने के लिए। आप खाना खा रहे हैं, कोई भी लाइट चीज हो बट वो रिलेटेड हो यूपीएससी से। फेब में हैं आप तो आपको ऐसी चीज पढ़नी है यूट्यूब से या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर कोई भी जो कि प्रीलिम्स में यूजफुल हो। फेब के पहले अगर आप हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस आप देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम। अब शॉर्टकट्स खास है नहीं, बट एक चीज आती है जो कि स्टूडेंट्स में सभी में रहती है, मेरे अंदर भी थी, कि अगर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और एफिशिएंसी का क्या करें, और किसी दिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका घर में टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कोई आ जा रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है, तो उसको सबको कैसे मैनेज करें। तो इसमें आपको बेसिकली यही करना है कि अगर आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है फॉर अनअवॉइडेबल रीजन जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, तो पहले तो आपको गिल्ट लगेगी। कोई भी सिंसियर बच्चा होगा तो उसको गिल्ट फील होगी कि यार मेरा पर्टिकुलर घंटे या पर्टिकुलर दिन मेरा वेस्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिल्टी फील नहीं करना है उस चीज के लिए, बिकॉज अगर आप गिल्ट फील करोगे तो वो बैगेज आप आगे लेके जाओगे और वो आगे के दिनों की आपकी एफिशिएंसी में इफेक्ट डालेगा। तो जो चीज आप 2 घंटे में पढ़ रहे थे, सपोज थर्ड डे में, वो आप 2 घंटे नहीं 3 घंटे ले लोगे, तो वो बैगेज नहीं कैरी करना है आपको। बस 2 चीजें, प्रोवाइडेड आपकी कंसिस्टेंसी जितनी कम हो सके उतनी कम ब्रेक करनी है, और एफिशिएंसी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करनी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, नहीं होगी, बहुत सारा होता है, आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, आपका कभी मोटिवेशन कम होगा, कोई रिलेटिव आ जाएगा, कोई कजिन्स हो गए, कोई भी मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, तो उनकी वजह से आपको एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी में फर्क होगा। बट गिल्ट नहीं कैरी करना है, वो बैगेज अगर आप लेके गए तो एफिशिएंसी में आएगा। तो ऐसे भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं कि भाई जो होना था हो गया, व्हाट इज डन इट इज डन, तो उसका नहीं सोचना है, अब आगे आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी है। तो ये थोड़ा सा कुछ मेजर्स हैं। बाकी ऐसे कुछ शॉर्टकट्स अगर आप डिवाइस कर सकते हैं, लाइक निमोनिक्स हो गए, कई लोग निमोनिक्स यूज करते हैं, लाइक हिस्ट्री में हमें बहुत सारे किस ऑथर ने किस बुक लिखी, क्या बुक लिखी थी, प्रीलिम्स का कोई फैक्चुअल हो गया उसको, तो निमोनिक्स आपके अंदर से आएंगे। लाइक आपको एमएसपी के क्रॉप्स याद करने हैं तो आप किसी टीचर के आप निमोनिक्स या तो यूज कर लीजिए जो कि फ्रीली अवेलेबल है, या तो खुद से बनाइए। अगर आप खुद से इंट्यूटिवली बनाएंगे तो वो चीज आपको बहुत बेटर वे में याद रहेगी। मेरा ये जैसे एमएसपी के मैंने कुछ बनाए हुए थे, तो वो निमोनिक्स हो गया, कुछ हो गया आपके हिस्ट्री की हो गया, लाइक मेरा एक दोस्त है उसको उसका पर्टिकुलर नेम है, आई वोंट टेक हिज नेम, आई वोंट से हिज नेम, बट उससे भी मैंने कुछ रिलेट किया था। अगर आप रिलेटेबल चीजों से निमोनिक्स बनाएंगे तो वो बेटर वे में आपको याद रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, ये सब स्मॉल स्टेप्स हैं, बट ये सब आपका टाइम सेव करेंगे, और मेन मोटिव यही है कि कम टाइम में बेटर आउटपुट हमें देना है, क्योंकि टाइम कम है। तो ये चीज फॉलो करिए। सो अब इतना ज्यादा ओवरव्यू देने के बाद अब मैं अगर पर्टिकुलर रिसोर्सेज की बात करूं, क्योंकि ये भी रहता है कि स्टूडेंट्स के मन में कि नहीं ये रिसोर्स वो रिसोर्स, तो व्हाट आई फॉलोड इज, अगर हिस्ट्री के लिए चलें तो ऑफलाइन स्टैटिक बुक आपको पता ही है, और मैं ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहा था, दिल्ली में नहीं था, तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब मैंने जो कोचिंग थी वो फॉलो किया और एक स्टैटिक बुक। बट अदर देन दैट आप किसी भी साइट को, आप दृष्टि आईएएस की साइट में जाएंगे, आप बायजूस की साइट में जाएंगे, तो आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के, कुछ थीम्स के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, कई पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो ये दोनों 3 साइट आप फॉलो कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर के लिए विजन भी रोज निकालते हैं, वाजीराम भी निकालते हैं, तो आपको जो भी सूट कर रहा हो, पढ़ने में जो बेटर लग रहा हो, जो कंसाइज हो, उसको आप फॉलो करो। मैंने विजन और वाजीराम मोस्टली फॉलो किया, ये सब GS1 के लिए। सोसाइटी के लिए आपको थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा। मेंस में सोसाइटी स्पेसिफिक अगर आपको क्वेश्चंस हैंडल करने, चाहे वो इस बार के आप इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज वाला क्वेश्चन हो, या फिर कल्चरल वाला जो आया था लास्ट क्वेश्चन वो हो, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, आप ऐसा नहीं है कि इनकी कोई थ्योरी कहीं पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब थीम लिखा हुआ है, ऐसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़िए, आप ब्रॉड माइंड होके पढ़िए, ब्रॉड आउटलुक होके पढ़िए। जो आपका सोशलाइजेशन हुआ है उसी से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चा मोल्ड कैसे होता है, जैसे उसका फैमिली होती है, जैसा उसका सोशलाइजेशन होता है, जैसी उसकी विसिनिटी होती है। तो थोड़ा सा आपको उसको ब्रॉड करना होगा अगर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रॉपरली हैंडल करने हैं तो ये एक एस्पेक्ट हमेशा ही याद रखो जब भी एनालिसिस करो मेंस की, कि नैरो आउटलुक नहीं रखना है, ब्रॉड आउटलुक रखना है। चीजों को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल वे में देखना है, ना कि सोसाइटल वे में हमेशा। तो ऐसे आपको सोसाइटी में हेल्प होगी। तो सोसाइटी में मोस्टली तो मैंने जो कोचिंग के नोट्स थे वो किए, बाकी एनसीईआरटी पढ़ी, एंड गूगल का एक्सटेंसिवली यूज किया। लाइक अगर कोई टॉपिक है विमेन एंड एसएचजीज, तो आप डाल दीजिए दृष्टि, बायजूस, क्लियर आईएएस, विजन आईएएस, इन सबके आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। जो भी एक अच्छी कोचिंग आपको लग रही हो उसका आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू मैपिंग कर लीजिए, इवन सॉल्व्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको कई साइट्स में, इन साइट्स में भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है कि कौन सी आपको कोचिंग देखनी है। GS2 लक्ष्मीकांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एनालिसिस के लिए अब मेरे लिए थोड़ा सा GS2 में एज हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस था ऑप्शनल, तो हम लोग थोड़ा सा GS2 के एलिमेंट्स पढ़ते हैं ऑलरेडी, तो वो हम लोग कुछ थिंकर के व्यूज पढ़ते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ते हैं, तो वहां से थोड़ी सी मैपिंग हो जाती है। IR के लिए भी मैं तो वही कहूंगा कि IR की थियरी मेरी हो गई थी मेरे ऑप्शनल से ही, मैंने GS स्पेसिफिक IR नहीं पढ़ा, बट GS स्पेसिफिक IR अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो दैट इज वेरी इजी, उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्लेसेस इन न्यूज होगा, वो कोई बहुत अगर करंट अफेयर में चीज है, कोई इंडिया का पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिलेशन है, कोई इनिशिएटिव है जो कि इंडिया ने साइन किया है, कोई एक्सरसाइज है, वो ये सारी चीजें आएंगी, वो आपकी प्लेसेस इन न्यूज या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो मंथली मैगजीन है या फिर PT हो गई विजन की, उससे आपका कवर हो जाएगा टू अ सफिशिएंट एक्सटेंट। बाकी आप जो भी आपको उस एक्सटेंट के बियॉन्ड जाना है, तो जो आप पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो भी है आपने स्क्रीनशॉट्स लिए, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड अब GS3 की बात करें तो GS3 बहुत ज़्यादा वास्ट एंड बहुत ज़्यादा वेग सब्जेक्ट है, ऑल्दो मेंस में उसका इक्वल वेटेज है चारों पांचों सब्जेक्ट्स का, बट उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होता है। और इसके लिए इकोनॉमी के लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने वाजीराम के टीचर से भी हेल्प की और मृणाल सर से ऑब्वियसली हेल्प ली। आप भी कर सकते हो, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर अच्छा टीचर मिल गया तो आप उनसे बिल्कुल हेल्प लीजिए, उनके नोट्स फॉलो करिए एंड यूट्यूब को फॉलो करिए। अब यूट्यूब में ये क्वेश्चन आ रहा है कि किसको फॉलो करें, तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। कई सारे इमर्जिंग टीचर हैं फॉर एग्जांपल जो कि शायद अपना ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के ऑनलाइन आ रहे हो, इनिशियली उनके पास व्यूज नहीं रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी है, बस उनके पास व्यूज उतने नहीं है। तो आपको देख लेना, अगर आप किसी के बारे में जानते हो, उसकी वीडियो आपको देख के समझ में आ रही है और आप PYQ से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई काम की चीज बता रहे हैं, तो उनसे पढ़िए, कोई उसमें डाउट नहीं है। और बाकी जो क्रेडिबल, जिनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, विजन, वाजीराम और जो भी कोचिंग्स हैं, तो उनसे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो GS3 थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, वेग है, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सबको अच्छे से पढ़ना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी की भी बुक्स हैं। साइंस एंड टेक के लिए आप जो भी अपनी कोचिंग है उसके नोट्स हो गया, और आप NCERT पढ़ सकते हैं 11th-12th की, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। GS4 एथिक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लेटेस्ट एग्जांपल्स देना, लेटेस्ट केस स्टडीज देना। तो वो आपको कई सारे करंट अफेयर्स वाले हो गए, कई सारी कोचिंग हो गई जो कि आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे, डेली नहीं करेंगे तो मंथली प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मुदित जैन सर प्रोवाइड करते हैं एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या जो भी आपके टीचर आपको लगता है कि बेटर हैं उनसे आप करिए। तो ये वैल्यू एडिशन आपको करना है। और ऑप्शनल में जो भी आपका ऑप्शनल है, सपोज किसी का टेक्निकल ऑप्शनल है, अगर मैं टेक्निकल डोमेन वालों की बात करूं, तो आप टेक्निकल ऑप्शनल तभी लीजिए जब उसमें आपको बहुत अच्छा आपका होल्ड हो। फॉर एग्जांपल मेरा केमिकल इंजीनियरिंग, ऑल्दो केमिकल इंजीनियरिंग था नहीं, केमिस्ट्री ऑप्शनल है, तो केमिस्ट्री में होल्ड था, बट इंट्यूटिवली मुझे इंटरनल ड्राइव उतनी केमिस्ट्री लेने की नहीं आ रही थी जितनी PSIR की आ रही थी। एंड ऑल्सो PSIR हैज ओवरलैप विद द GS सिलेबस। और सोशल डोमेन का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, आप ज़्यादा सोसाइटी में जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे या कोई भी सर्विस में जाएंगे तो केमिस्ट्री आपको उतना हेल्प नहीं करेगी जितना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, ये सब आप जब पढ़ेंगे तो ये सब आपको हेल्प करेगा थोड़ा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी समझने के लिए। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अब आते हैं मेन स्पेसिफिक में, तो आंसर राइटिंग कब करेंगे पूरे इस 1 साल या 1.5 साल जो भी है आपके पास। तो आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताया कि अगर आप दे रहे हैं तो दिसंबर जनवरी तक आपको एटलीस्ट ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर लेनी है। एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे लिख लेने हैं कि आपको ऐसे का थोड़ा हैंग आ जाए कि लिखना क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे में बहुत ज़्यादा GS स्पेसिफिक चीज़ें डाल दे रहे हैं, या फिर अगर फिलोसॉफिकल टॉपिक आए जो कि आजकल वही आ रहे हैं तो आप सिर्फ फिलोसफी डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही ब्रॉड ऐसे लिखना है, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होने चाहिए, 5 से 6 डायमेंशन एटलीस्ट होने चाहिए आपके ऐसे में। और नेसेसरी नहीं कि आप पेस्टल अप्रोच फॉलो करें, आपके अंदर जो भी आ रहा है एक फ्लो होना चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए आपके ऐसे में, और इट शुड लाइक फील गुड टू रीड। तो ऐसा ऐसे होना चाहिए और डिमांड भिड़नी चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा कि फील गुड और ये सब कैसे करें? आप किसी कोचिंग का कोर्स ले सकते हैं, उनसे हेल्प लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, विजन की टेस्ट सीरीज है ऐसे की वो ले लीजिए, मैंने भी विजन की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं ऐसे का वो भी आ जाएगा आपके पास, एक मॉडल आंसर भी आ जाएगा, उससे आप हेल्प लीजिए। एंड ऐसे इज वेरी मच इंट्यूटिव, ऐसा नहीं कि मैं किसी को या मैं या कोई टीचर मुझे हैंड होल्डिंग करके सिखा दे। कोई मुझे पॉलिटी पढ़ा सकता है पर मुझे कोई ऐसे सच पढ़ा नहीं सकता है। जो भी नए टॉपिक आएंगे तो मुझे वहीं पे इंस्टेंटली सोचना पड़ेगा हर एक कैंडिडेट को। तो आपके अंदर ये वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एबिलिटी आपको डेवलप करनी है कि आप टॉपिक को लेके ब्रेनस्टॉर्म करें। तो उसके लिए एटलीस्ट 1-2 ऐसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। 1-2 आप 10 कर सकते हो, 10 करिए, बट 1-2 एटलीस्ट होने चाहिए दिसंबर के पहले आपके पास, टाइम कंस्ट्रेंट वालों के लिए। और जीएस में GS 1, 2, 3
इवन इफ शायद हो जाए कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है, तो बहुत ज्यादा नहीं डरना है अगर GS 1 2 3 की आपकी आंसर राइटिंग नहीं हो पाई है, बट GS 4 की जरूर कर लो। GS 4 ऑप्शनल और ऐसे इन सब की आंसर राइटिंग इन तीनों की हो जानी चाहिए दिसंबर जनवरी तक। वो कितने टेस्ट है वो आप पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट 3-4 टेस्ट तो हर एक के लिखे होने चाहिए आपके पास, कि एक आपके पास हैंग हो जाए। बाकी GS 1 2 3 अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल करो, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड पोस्ट दैट प्रीलिम्स के बाद बहुत अच्छे से होगी। कैसे होगी? अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उन नोट्स को रिवाइज करिए और टेस्ट लिखना स्टार्ट करिए। लाइक मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ली हुई थी और मेरे को वाजीराम से टेस्ट सीरीज फ्री मिली थी जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड होते हैं, तो मैंने ये दोनों टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी। तो इन पे अब आ जाता है कि टेस्ट के जो रिव्यूज आते हैं मेंस कॉपीज के, उनको कैसे हैंडल करें। तो यूजुअली होगा क्या कि टेस्ट में आपको मार्क्स इतने भी नहीं दिए जाएंगे। सपोज आपके किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा उसमें डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है कि यार मेरे मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं उतने, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। जो चेक कर रहे हैं पेपर, उनका क्या आउटलुक है, उनका क्या है, वो सब बहुत मैटर करता है। तो आपको उसमें बहुत ज्यादा नहीं वरी करना है, सिर्फ आपको अवॉइडेबल मिस्टेक्स हटानी है। आपकी अगर वो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आप अपने मेंस में आंसर में नहीं कर पाए हो सही से, या फिर आपने की है बट उसको आपने 40% में कर दिया और 60% कोई एक जेनरिक चीज लिख दी है, तो वो आपकी गलती है, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये चीज कर दे रहे हो, कुछ कीवर्ड्स डाल रहे हो, अच्छे से अंडरलाइन कर दे रहे हो, और कुछ थिंकर्स हैं, जो भी आपके स्कॉलर्स हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस हिसाब से कर रहे हो, तो इवन इफ मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, डजेंट मैटर। मैं कई सारे सीनियर्स को जानता हूं जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे बट वो मेंस में कन्वर्ट नहीं हुए, और किसी के टेस्ट सीरीज में नॉर्मल आ रहे थे वो मेंस में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें वरी नहीं करना है कि बिल्कुल टॉप ही मुझे करना है मेंस की टेस्ट सीरीज में, ऐसा नहीं होगा, और हो रहा है तो अच्छी बात है। तो मेंस के लिए बेसिकली ये करना है, इतने लेवल की चीजें। और रही बात की अब जब कॉपी आ जाती है तो फिर मॉडल आंसर हम लोग देखने लगते हैं कि यार कहाँ गलत किया, ये गलत किया, मॉडल आंसर में तो ऐसा लिखा था। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, इसमें कोई परफेक्ट आंसर होता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रोफेसर का हो, किसी भी फैकल्टी का हो, या किसी भी कोचिंग का मॉडल आंसर हो। वो बेसिकली बस आपको ये देखना है कि मैंने जो लिखा है, जो मॉडल आंसर है, वो दोनों ही डिमांड को केटर कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन की। वो डिमांड अगर मैच हो रही है तो अच्छा है वो, और आपको कभी भी 50 to 60% अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। उसको आप बस मेंटेन करके रखिए कि इतना मार्क्स मेरा आए, ऊपर बढ़ जाए बहुत अच्छा, नीचे जा रहा है तो बस वो देखिए कि मेरे से जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं, जो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स हैं, वो मैं ना करूं। तो वो सारी चीजों में आपको वर्क करना है, और ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए आपका। साइन कर्व यूजुअली साइन कर्व ही रहेगा, बट ट्राई करना है कि एग्जाम साइन कर्व इज लाइक दिस, वो यही रहेगा जब आप टेस्ट देंगे, चाहे वो प्रीलिम साइकिल हो, चाहे वो मेन साइकिल हो। किसी दिन मेंस में आपका यहाँ एक मार्क्स होगा, फिर वो यहाँ आ जाएगा, प्रीलिम्स में भी यही होगा। बट आपको ट्राई करना है यही सारे स्टेप्स फॉलो करके, या जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, कि वो कर्व आपका थोड़ा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो और आपका अपग्रेड हो, ऊपर ही हो जाए ग्राफ। तो वो चीज करने के लिए बेसिकली अवॉइडेबल मिस्टेक्स हटाइए, जो कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स हैं उनको कम करना है। बाकी तो डिमांड और नेचर समझ के करने हैं, मेंस भी और प्रीलिम्स भी। अब नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैं दिल्ली आया था, और यूजुअली जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनको भी एटलीस्ट 2-3 मॉक्स तो देने आना ही पड़ेगा, एटलीस्ट है, बाकी तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो बाकी आप ऑनलाइन दे दीजिए, बट कुछ ऑफलाइन मॉक्स तो देने पड़ेंगे। तो फॉर दैट आई ऑल्सो केम टू दिल्ली। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे मॉक्स दिए, इंक्लूडिंग GS स्कोर भी। GS स्कोर का पैनल वॉज वेरी कॉर्डियल, एंड दे ऑल्सो लाइक पॉइंटेड आउट मेनी ऑफ माई मिस्टेक्स जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं। तो दैट ऑल्सो आई टुक इट वेरी प्रॉपरली एंड आई इंटरनलाइज दैट एंड आई ट्राई टू रिड्यूस दैट। और आपको ग्रेजुअली हर एक मॉक में यही करना है कि आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस हों। लाइक आप अननेसेसरी नर्वस ना हो, आप अननेसेसरी चीजें ना बोलें, आप कोई रूड बिहेवियर ना दिखाएं, बिकॉज द पैनल इज वेरी like extremely more knowledgeable than you and also age में भी हैं, तो you have to respect all these things। और उसी बेसिकली रिस्पेक्ट एंड नॉलेज के बैरियर में ही रह के आपको मॉक्स को हैंडल करना है। बाकी स्टडी तो इंटरव्यू की यही है कि जो भी आपका डैफ है उसका हर एक कीवर्ड आपको आना चाहिए इन डिटेल। इसके लिए चाहे आपको नीति आयोग के पेपर पढ़ने पड़ जाएं। फॉर एग्जांपल मेरे डैफ में कुछ चीजें थी, लाइक मेरे डैफ में स्वामी विवेकानंद जी भी थे, तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उनके बारे में पढ़ा। मैं जिस भी मॉक में गया, मैंने वहाँ के जो भी चेयरपर्सन थे पैनल के, उनसे मैंने स्टोरीज पूछी कि कुछ यूनिक थिंग्स अबाउट स्वामी जी। तो ये सब चीजें सब बच्चे करते हैं, आपको भी करना होगा कि आप अपना डैफ कितना एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। एंड अदर देन डैफ करंट अफेयर, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं इतने कर लूँ तो हो जाएगा या इतने कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड टाइम है अगर आपके पास तो 3 महीने 4 महीने, अगर थोड़ा और टाइम है तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप उस हिसाब से करंट अफेयर करिए। तो ये है बेसिकली मोटी मोटी इंटरव्यू की भी स्ट्रैटेजी।
एंड नाउ टू समराइज इट ऑल, आपको ये याद रखना है कि मैंने किया है, रैंकर्स ने किया है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट हर साल आ रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ऐसा एग्जाम है कि ये डुएबल नहीं है, बिल्कुल डुएबल है, आप भी करोगे, बस प्रोवाइडेड दैट आप बेसिक जो डिमांड है एग्जाम की, जो नेचर है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हो। उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम। एंड सेकेंडली, कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी पे वर्क करना है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती है, आपकी भी नहीं होगी, मेरी भी नहीं है, किसी भी AIR1, कोई भी AIR1 सो एंड सो, कोई भी जीनियस किसी की भी नहीं होगी। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं करना है, बस एफिशिएंसी आपको अपनी इंक्रीज करनी है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। वो जितनी आप कर पाओगे, जितना बेसिक डिमांड को आप केटर करोगे एग्जाम की, उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, अपने मेथड्स को ट्रस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि किसी की द स्ट्रैटेजी जो मैं बोल रहा हूं या जो कोई और रैंकर बोल रहा है उनकी, कुछ नहीं। आपको अपने ह्यूमन नेचर, आपको अपने मेंटल इंक्लिनेशन के हिसाब से एडजस्ट करनी है स्ट्रैटेजी, वो एडजस्ट करिए, बाकी एग्जाम हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट मच। एंड मोटिवेशनल वीडियोस अगर आपको देखनी है तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक DKT इज ऑल्सो वन ऑफ द चैनल, जिसमें कई सारे टॉपर्स आके अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। किसी भी अगर आप टॉपर से आप रिलेट कर पा रहे हो तो DKT इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें आप वो स्ट्रैटेजीज देख सकते हो टॉपर्स की। वो मैंने भी देखी थी अपने लास्ट ईयर। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील करा सकती हैं। लाइक अगर मैं किसी, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैं एक टॉपर को जानता था, तो उनके भी DKT में वीडियोस थे, तो वो भी मैंने देखी, और अदर चैनल्स में भी थे। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको मोटिवेट भी करेंगी, एंड दीज channels are also very helpful in that regard. Wishing you all the very best and hope you clear the exam as soon as possible. Thank you very much.